दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं और अभी फिर से MRFA टेंडर जारी है जिसमें हम फिर से नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और उसमें राफेल एयरक्राफ्ट भी एक कंटेंडर है। और इसके बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी राफेल एयरक्राफ्ट की ही है। इससे पहले जो हमारी राफेल एयरक्राफ्ट मिला है वो F3R स्टैंडर्ड वाला है। इसके बाद अब राफेल का F4 स्टैंडर्ड भी आ चुका है। F4 स्टैंडर्ड राफेल एयरक्राफ्ट का एक नया अपग्रेड वेरिएंट है जिसमें बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज़ हैं। जब हमने पहले राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे थे तब राफेल F4 वेरिएंट तैयार नहीं था। अभी फ्रांस ने UAE के साथ F4 स्टैंडर्ड वाले 80 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील साइन की है। 2019 में डसॉल्ट एविएशन ने F4 स्टैंडर्ड को लॉन्च किया था, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स को MRFA टेंडर में F4 स्टैंडर्ड मिलेगा या F3R स्टैंडर्ड मिलेगा। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि क्योंकि UAE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन F4 स्टैंडर्ड का किया गया है तो भारत को भी F4 स्टैंडर्ड ही ऑफर किया जाएगा। इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। राफेल F4 स्टैंडर्ड को सबसे ज़्यादा पावरफुल राफेल वेरिएंट बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि राफेल F4 स्टैंडर्ड कितना पावरफुल है और इसमें क्या खास है। दोस्तों इजिप्ट ने फ्रांस के साथ 30 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके बारे में जानकारी है कि ये 3.75 बिलियन यूरोस की एक डील है जो कि अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 4.5 बिलियन डॉलर्स की पड़ती है। इजिप्ट की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो डील है उसे एक लोन फाइनेंस करेगा जो कि 10 सालों के बीच बीच चुकाया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई हैं। इस डील में MBDA जो कि एक मिसाइल मैन्युफैक्चरर है जो कि मीटियोर मिसाइल को बनाता है, उसके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और उसके साथ ही इक्विपमेंट प्रोवाइडर साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही 200 मिलियन यूरोस पर वैल्यू किए गए हैं। अभी अगर हम भारत की राफेल डील के बारे में बात करें तो हमारी राफेल डील इजिप्शियन राफेल डील के मुकाबले में काफ़ी महंगी थी, लेकिन ये महंगी इसलिए थी क्योंकि हमने हमारे एयरक्राफ्ट के साथ कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स करवाए थे जिसकी कीमत हमें देनी पड़ी थी, जिसके कारण राफेल डील काफ़ी महंगी हुई थी। लेकिन अभी अगर हम एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोरोना वायरस के कारण यानी कि चाइनीज़ वायरस के कारण स्थिति काफ़ी गंभीर है और इसके लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी और हमारी इकॉनमी भी काफ़ी हिट हुई होगी, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को सुधरने में काफ़ी समय लग सकता है और इसी दौरान एक बड़ी डिफेंस डील करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए अभी कहना मुश्किल होगा कि क्या भारत एक नई राफेल डील करेगा या नहीं। लेकिन अगर हम एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो 36 एडिशनल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। अगर हम अभी की कॉन्फ़िगरेशन वाले राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और ज़्यादा खरीदने चाहें तो वो हमें काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं क्योंकि हमने इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स के लिए पहले ही कीमत चुका दी है। लेकिन अगर हम F4 स्टैंडर्ड के बारे में बात करें जो कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक नई अपग्रेड या एक नया स्टैंडर्ड है जो कि बहुत जल्द आने वाला है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम उसे खरीदना चाहें तो उसके लिए हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि अभी के F3R स्टैंडर्ड वाले राफेल एयरक्राफ्ट के मुकाबले में थोड़ा महंगा होगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि राफेल F4 स्टैंडर्ड में कौन सी नई चीज़ें हैं और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदे की साबित होंगी। राफेल एयरक्राफ्ट का F4 वेरिएंट एडिशनल नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ के साथ आएगा और इसमें डाटा लॉजिस्टिक्स भी होंगे जैसे कि F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन सभी कैपेबिलिटीज़ की मदद से राफेल एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड की बहुत अच्छी पिक्चर बना सकेंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर बना सकेंगे जिसमें वो अपने सभी सेंसर से मिले डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे जो कि एक सिक्योर नेटवर्क के ऊपर होगा और उसकी मदद से वो एक बैटलफील्ड पिक्चर बनाएंगे जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ ही वो अपने डेटा को नई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना के साथ भी एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके साथ ही पायलट्स को ज़्यादा इम्प्रूव्ड हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस भी मिलेंगी और उसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, उसमें ज़्यादा पावरफुल जैमर्स और नई थ्रेट लाइब्रेरीज मिलेंगी जो कि इस एयरक्राफ्ट की नए थ्रेट्स को लेकर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देंगी। इसके साथ ही डसॉल्ट इसमें बिग डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के ऊपर काम कर रहा है जिससे इस एयरक्राफ्ट के लिए एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो कि F-35 एयरक्राफ्ट के ALIS सिस्टम के जैसा ही होगा।
ये सिस्टम इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम हमारे एयरक्राफ्ट की जो प्रिवेंटिव रिपेयर्स हैं उन्हें बहुत कम दाम में कर पाएंगे, यानी कि हम उन प्रॉब्लम्स को पहले ही ठीक कर पाएंगे और उनका पहले ही पता लगा पाएंगे जो कि हमारे एयरक्राफ्ट में आगे आ सकती हैं। ये सिस्टम उन सभी नई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा और हमें ऐसी कैपेबिलिटी देगा कि हम हमारे एयरक्राफ्ट में आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन्हें हम पहले ही रिपेयर कर लें। और इसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का RBE-2 रडार है उसके हम एयर टू ग्राउंड मोड को भी इम्प्रूव करने वाले हैं और उसके साथ ही इसके M88 टर्बोफैन इंजन के डिजिटल कंप्यूटर्स को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। इसमें हम एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम लगाएंगे जो कि इसके रिकॉन्सेंस और टारगेटिंग पॉड को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसकी मदद से इसके टारगेटिंग पॉड और रिकॉन्सेंस सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एनालाइज कर पाएंगे और पायलट को दिखा पाएंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में ज़्यादा नए वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें मीका शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का एक इम्प्रूव्ड मॉडल लगाया जाएगा जिसकी रेंज के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 49 माइल्स की होगी। मीका मिसाइल को बिना किसी टारगेट के ऊपर लॉक किए बिना ही लॉन्च किया जा सकता है और उसके बाद इस मिसाइल को एक डाटा लिंक से रिमोटली गाइड किया जा सकता है और उसके बाद इस मिसाइल में लगे इंफ्रारेड होमिंग सेंसर्स दूसरे एयरक्राफ्ट से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक कर उसे एंगेज कर पाएंगे। इसमें एक AES रडार सीकर भी लगा होगा और ये मिसाइल अपने AES रडार सीकर और अपने इंफ्रारेड सीकर दोनों को इस्तेमाल कर पाएगी और इसमें एक वेक्टर थ्रस्ट मोटर भी होगी जिससे ये मिसाइल बहुत तरह के टाइट मनूवर्स कर पाएगी। मीका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में नए इंफ्रारेड मैट्रिक्स सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इसके साथ ही ये मिसाइल लंबी दूरी की रेंज के लिए एडिशनल फ्यूल कैरी कर पाएगी और इसके साथ ही इसके इंटरनल सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। इसमें ड्यूल पल्स मोटर लगाई जाएगी जिसकी मदद से ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेस में भी एनर्जी मेंटेन कर पाएगी और इसका नो एस्केप जोन भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट मीटियोर मिसाइल तो कैरी करते ही हैं जो कि F4 वेरिएंट भी कैरी करेगा और इसके साथ ही इस नए वेरिएंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये नए AASM हैमर सिस्टम को भी कैरी करेगा जो कि एक गाइडेंस किट है जो कि अमेरिका की JDAM बॉम्ब जैसी ही है। ये सिस्टम GPS, लेजर या इंफ्रारेड गाइडेंस के इस्तेमाल से प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सकता है। हैमर सिस्टम में एक रॉकेट मोटर भी लगी होती है जिसकी मदद से ये सिस्टम बहुत लंबी दूरी तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें फ्रेंच स्काल्प EG स्टेल्थी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की फ्यूचर अपग्रेड्स को कैरी करने के लिए भी मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इसके साथ ही इसमें सुपरसोनिक ASM-PA क्रूज मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी जो कि एक 300 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर पाएगी। ये मिसाइल फ्रांस की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि ये 300 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है और इसके बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इसका ASM-PA क्रूज मिसाइल वेरिएंट है वो 500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये भी एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही इस मिसाइल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस ने एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें एक नई AS-4NG वेरिएंट को बनाया जाएगा जो कि ASM-P मिसाइल का एक नया हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा जिससे इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के बारे में अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक जो इसका AS-4NG वेरिएंट होगा वो जहाँ तो हाइपर सुपरसोनिक होगा यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो 3 मैक से ज़्यादा होगी और 4 मैक से लेकर 5 मैक तक होगी और जहां इसका हाइपरसोनिक वेरिएंट डेवलप किया जाएगा जो कि 5 मैक से ज़्यादा रफ्तार वाला होगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ को इंक्रीज करने के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि इसका जो नया वेरिएंट आएगा जो कि F4 वेरिएंट होगा उसमें इसकी स्टेल्थ को भी इंक्रीज करने के ऊपर काम किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।